हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल U1 अनअकैडमी में। आज हम लोग अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स को समझेंगे, जो है डेंसिटी। डेंसिटी को हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के रेफरेंस में ही समझेंगे। ओके, तो ये डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो है आइजैक न्यूटन का कॉन्सेप्ट। आप सभी ने ब्लैक होल्स, ब्लैक स्पॉट्स जैसे वर्ड को सुन रखा होगा। ये ब्लैक स्पॉट्स क्या होते हैं या ब्लैक होल्स क्या होते हैं? तो देखिए, ये ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक होल हमको स्पेस में दिखाई देते हैं। ये स्पेस में एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा वस्तु होता है जहां अगर हम कुछ भी फेंकें, कुछ भी थ्रो कर दें, वहां से वो चीज वापस नहीं आती, रिटर्न नहीं होता। ठीक, वो उसी की होकर रह जाती है। अगर हम उस एरिया में, उस क्षेत्र पर टार्च भी मारेंगे तो टार्च की लाइट भी वहां से रिफ्लेक्ट नहीं होगी और वो लाइट वहीं रह जाएगी, वापस ही नहीं आएगी। जब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वापस नहीं होगी, तो हमें वो वस्तु भी दिखाई नहीं देगी। क्योंकि हमें कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है, तभी शाइन करती है, जब लाइट उस वस्तु से होकर रिफ्लेक्ट होती है, तभी वो वस्तु हमको विजिबल होती है, शाइन दिखाई देती है। ठीक, तो जब हम हम्बल टेलीस्कोप से अपनी स्पेस को देखते हैं तो हमने देखा कि स्पेस में कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां अंधेरा सा दिख रहा है। मतलब हर तरफ तो चमक है, तारे चमक रहे हैं, प्लैनेट्स दिख रही है, यहाँ तक कि हम हम्बल टेलीस्कोप से स्पेस का किनारा तक भी देख सकते हैं। लेकिन वहीं हमने क्या देखा कि चारों तरफ तो स्टार स्टार है, लेकिन उसके बीच में एक अंधकारमय क्षेत्र भी है, एक डार्क एरिया भी है। ठीक, उसी डार्क एरिया को, उसी डार्क अंधकारमय क्षेत्र को ही हमने ब्लैक होल्स और ब्लैक स्पॉट्स का नाम दिया। ठीक, अब कोई भी वस्तु तभी दिखाई देगी जब इंसिडेंस लाइट आएगी और सरफेस से टकराएगी, हिट करेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आई, सरफेस से टकराई और सरफेस से टकराने के बाद ये रेज रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तभी ये वस्तु हमको दिखाई देगी। अगर ये लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट नहीं होगी और यहीं होकर, यहीं पास इसी की होकर रह जाएगी, तो ये वस्तु भी हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि इस वस्तु से होकर कोई भी रोशनी नहीं गुजरी है। इसी वजह से वो वस्तु भी हमें नहीं दिखाई देगा और उस जगह पे हमें अंधकार सा दिखाई देगा, वो एरिया हमें अंधकार में ही प्रतीत होगा। ठीक, तो ब्लैक होल्स भी कुछ ऐसा ही है। वहां भी लाइट की कोई भी रेस जाती है तो उस एरिया से होकर, उस क्षेत्र से होकर वापस नहीं आती है। वापस ना आने की वजह से वो क्षेत्र, वो एरिया हमें अंधकार ही दिखाई देता है और उसी अंधकारमय क्षेत्र को, उस एरिया को हम ब्लैक स्पॉट या ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अब जो हम समझना चाहेंगे वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों लाइट की कोई भी रेज उस जगह से, उस एरिया से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो कहा गया कि उस एरिया में, उस एरिया का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है उस एरिया का कि वहां से लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, लाइट भी उसकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाती है और उसका कोई भी भाग रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अब उस एरिया का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। ये तो हो गया कि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका ज्यादा होता है, इस वजह से वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो वो एरिया भी हमको हमेशा अंधेरा, ब्लैक, अंधकार में दिखाई देता है। लेकिन अब जो समझने वाली बात है कि आखिर वो एरिया, इतना हाई ग्रेविटेशनल एरिया क्यों है। आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन
डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि F प्रोपोर्शनल है मास के। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि अगर मास की वैल्यू, और इसी मास को ही हम डेंसिटी कहते हैं, अगर इस मास की डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। ठीक, तो हमने क्या समझा कि ब्लैक स्पॉट एक ऐसा एरिया है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उस एरिया का मास बहुत ज्यादा है, उस एरिया की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक, इसी वजह से उस एरिया का ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है। इसी वजह से हाई डेंसिटी के होने की वजह से हाई ग्रेविटेशनल फोर्स वो रखता है, और इसी वजह से वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लाइट की एक रेस को भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो एरिया हमेशा ब्लैक अंधकार में दिखाई देता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसी डेंसिटी और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को अब हम मून और अर्थ के रेफरेंस में भी समझ लेते हैं। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ के कंपेयर में 6 टाइम्स कम होता है। चांद पृथ्वी से ही बना है, पृथ्वी का ही टूटा हुआ भाग है चांद। ठीक, और चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में 6 टाइम कम होता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जरूर अर्थ का जो डेंसिटी है, अर्थ की जो डेंसिटी है, मास है, वो मून के तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अर्थ की जो डेंसिटी है, मास है, वो मून के डेंसिटी और मास के कंपेयर में 6 टाइम ज्यादा है। तो अर्थ का मास ज्यादा है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है, और मून का मास कम है किसके कंपेयर में? अर्थ के कंपेयर में, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। ठीक, ये तो बात हो गई अर्थ और मून की। हमें समझना क्या है? डेंसिटी किसके रेफरेंस में? अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के रेफरेंस में हमें डेंसिटी समझना है। आप सभी जानते होंगे कि आइजैक न्यूटन ने एक सेब को गिरते हुए देखा, और सेब को गिरते हुए जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। फिर उन्होंने स्टडी की और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक, तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की तरफ फेंकेंगे तो वो अर्थ के सरफेस पर हिट करने में कोई तो समय लेगा, है ना। जैसे कोई ये अर्थ है, ठीक, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ का सेंटर है, तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर तक जाने में इसका कुछ तो समय लगता होगा, कुछ तो सेकेंड मिनट का समय लगता होगा, और वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय कर लेता है ये भी जरूरी है कि वो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो ये तो वही तय करेगा, कौन तय करेगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तय करेगा कि वो किसी वस्तु को एक्सेलरेट करा रहा है तो किस दर से करा रहा है। तो आइजैक न्यूटन ने कहा कि जो अर्थ का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू उन्होंने निकाली और बताई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है उसकी वैल्यू उन्होंने बताई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मतलब कि पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से अट्रैक्ट करता है। ये तो बात हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। फिर उन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है और उसकी दर ये है, तो जरूरी है कि अर्थ का अपना कोई मास भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो तो आपका अपना कोई मास होना चाहिए,
तभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच पाओगे। तो अर्थ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से सेंटर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, तो अर्थ की जो आप देख रहे हो ना, अर्थ का ये कोर है, ये क्रस्ट है, तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए आप ही यहाँ चपके हुए हैं अर्थ की सरफेस पर, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचने के लिए उसका अपना कोई मास होना चाहिए, तभी कोई ऑब्जेक्ट को वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। उसके लिए इसका अपना कोई मास होना चाहिए, उसका अपना ये क्या होनी चाहिए, एक डेंसिटी होनी चाहिए। उसकी इन्होंने वैल्यू निकाली और ये बताया कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, वो है 9.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो उसके लिए अर्थ की अपनी एक एवरेज डेंसिटी, एवरेज मास होना चाहिए 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में जो रॉक होगी उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 5.5 ग्राम की रॉक होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी 5.5 ग्राम होनी चाहिए। तभी तभी वो तभी पृथ्वी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच पाएगी। तो आइजैक न्यूटन ने जब ये वैल्यू निकाल ली, तो उन्होंने कहा कि चलिए, जब ये वैल्यू हमें निकाल लिया कि पृथ्वी इस स्पीड से किसी वस्तु को खींच रही है, और जब खींच रही है तो उसके लिए इसका डेंसिटी इतनी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं सैंपल लेने, कलेक्ट करने, और देखते हैं कि क्या ये जो वैल्यू मेरी आई है वो सही वैल्यू है, क्या अर्थ की डेंसिटी इतनी ही है। तो वो अपना हर जगह गए, अर्थ की सरफेस पर जगह जगह जाकर उन्होंने एक सैंपल कलेक्ट किया और उन पर स्टडी की। तो उन्होंने देखा कि अर्थ के क्रस्ट पर जब हम गए तो उसकी डेंसिटी जो थी वो आई 2.7 से 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आई। ठीक, और आनी कितनी चाहिए थी, 5.5। ये क्या हो गया, ये तो कम हो गया। तो क्या अर्थ की जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो गलत है? तो उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने वैल्यू निकाली वो गलत नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इस रफ्तार से अगर पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रही है तो उसके लिए अर्थ का मास इतना होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट को इस दर से अपने सेंटर की तरफ खींच पाएगी। ये तो गलत नहीं है। तो फिर हमारे सैंपल्स में जो वैल्यू आ रही है डेंसिटी की, वो 2.7 से 2.9 आ रही है। तो उन्होंने जब इस आंकड़े को समझा, देखा और इसको एनालाइज किया, तो उन्होंने कहा कि अर्थ के क्रस्ट की डेंसिटी जरूर इतनी आ रही है, जो अर्थ की एवरेज डेंसिटी के आधे से भी कम है। तो जरूर अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के केंद्र की तरफ जाने पर अर्थ की डेंसिटी बढ़ती होगी। तभी जब हम एवरेज डेंसिटी लेंगे तो वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। तो इनके इस स्टडी से हमें ये पता चला कि जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से सेंटर की तरफ, कोर की तरफ जाते हैं, तो अर्थ की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक, इसे हम देख सकते हैं अपने स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कि कैसे अर्थ की किस लेयर पर अर्थ की डेंसिटी कितनी होती है। हमने ये लिया अर्थ का सरफेस, ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये सी लेवल हो गया, इधर हम दिखाएंगे पर लेयर की डेंसिटी दिखाएंगे,
ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, और यहां हम लेयर को दिखाएंगे। अपर लेयर का नाम है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आता है अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक, हमने ये देखा कि क्रस्ट पर अर्थ की जो डेंसिटी है वो हमें प्राप्त हुई 2.2 से 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और अपर मेंटल पर जब हमने देखा तो हमें अर्थ की डेंसिटी मिली 3.4 से 4.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और लोअर मेंटल पर हमने देखा कि 4.5 से 5.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और आउटर कोर पर 9.9 से 12.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इनर कोर पर हमें मिली जो डेंसिटी वो है 12.9 से 13.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी हमें प्राप्त हुई। तो हमें क्या पता चला कि अर्थ के क्रस्ट से जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ चलते चले जाएंगे, अर्थ की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो आइजैक न्यूटन ने क्रस्ट की स्टडी की थी, और क्रस्ट की स्टडी पर उनको जो डेंसिटी प्राप्त हुई थी वो 2.2 से 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब थी। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया कि अगर अर्थ किसी भी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अपने केंद्र की तरफ खींच रही है, तो इस रफ्तार के लिए अर्थ की डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होनी ही चाहिए। लेकिन सिंपल्स में ऐसा नहीं आया, सिंपल्स में आया 2.2 से 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो उन्होंने इस डेटा को एनालाइज किया और उन्होंने कहा कि जरूर अर्थ की डेंसिटी सेंटर की तरफ जाने पर बढ़ती चली जाती होगी, तभी इनकी एवरेज डेंसिटी जो आती है, एवरेज डेंसिटी हमारी वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आती है। ठीक, तो उनकी ये वैल्यू सही थी। और हमने आज के इस लेक्चर से हमने ये समझा कि अर्थ के सरफेस से क्रस्ट से सेंटर की तरफ जाने पर अर्थ की डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। ये वैल्यू कैसे निकली, वो सारी चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और रेगुलर आप इसको रिवाइज करते रहिए और पर लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए। बहुत जल्द मैं एक नए लेक्चर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और सबको खुश रखिए।